अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस के पे ऑफ फेज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस किया था प्रिपरेटरी फेज़ को। इस वीडियो में हम पे ऑफ फेज़ को डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में पे ऑफ फेज़ का थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया गया है। हमने देखा था कि प्रिपरेटरी फेज़ में हमने कहा था कि जो हमारे पास एटीपी है वो यूज़ हो रही थी। अब पे ऑफ फेज़ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में हमें यील्ड के तौर पे एटीपी और एनएडीएच मिलेंगे। तो पे ऑफ फेज़ में हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने देखा था प्रिपरेटरी फेज़ का जो लास्ट स्टेप था उसके अंदर एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा था, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के हमारे पास क्या थे, 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे थे। तो अब इस पहले स्टेप में या पे ऑफ फेज़ में क्या होगा कि उन जो उनसे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स थे वो कार्बन 1 पे उनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। मतलब कि उनका जो कार्बन 1 होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक तो ये होगा इसके अंदर, और दूसरा होगा कि इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, कुछ जो उनसी है वो एनएडीएच की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और कुछ उनसे एटीपी की फॉर्म में मतलब है स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो जैसे ये फास्फेट का जो सा मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा तो उसके रिजल्ट के तौर पे हमें एटीपी मिलेगी। एटीपी जो सी है वो मतलब एडीपी ने एटीपी में कन्वर्ट होना है, तो वहाँ से मतलब फास्फेट को जो सा है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से एक फास्फेट रिलीज़ होगा तो वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। और इसके अंदर हमारे पास नेट जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो 2 एटीपी है। हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में कि जो सा हमारे पास प्रिपरेटरी फेज़ था उसके अंदर 2 एटीपी यूज़ हो रहे थे। तो और जो सा पे ऑफ फेज़ है इसके अंदर 4 एटीपी जनरेट हो रहे हैं। तो अब हम 2 एटीपी जो से उसके अंदर यूज़ हुए थे उनको इन 4 एटीपी में से माइनस कर देंगे तो एंड पे जो सा नेट प्रोडक्शन है हमारे पास एटीपी की वो 2 एटीपी ही आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमारे पास जो नेट प्रोडक्शन है एनर्जी की वो 2 एटीपी है, और पायरुवेट का तो हमें वैसे पता है कि वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। उससे एनर्जी नेक्स्ट स्टेप में या अगले जो प्रोसेस होंगे उनमें रिलीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास पे ऑफ फेज़ का पहला स्टेप आता है। वैसे ग्लाइकोलाइसिस का ये 6 स्टेप है और पे ऑफ फेज़ का ये पहला स्टेप है। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट टू 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट। तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास एंजाइम जो सी है वो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम सारी याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पे ऑफ फेज़ का हमारा पहला ऐसा स्टेप है या ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप है जिसके अंदर एनर्जी कंजर्व होगी। एनर्जी कंजर्व के मतलब एनर्जी इसके अंदर क्या होगी, स्टोर होगी, जनरेट होगी। तो हमारा ये जो सा स्टेप है इसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक फास्फोराइलेशन हो रही है साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो अब फास्फोराइलेशन भी हो गई तो फास्फोराइलेशन के नतीजे में हमारे पास 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट बनेगा और एनएडी पॉजिटिव जो सा है वो एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहा है और एनएडीएच के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। तो इस वजह से कहेंगे, हम कहते हैं कि ये वाला जो सा हमारा पहला स्टेप है ये एनर्जी कंजर्विंग स्टेप है। इसमें भी यही बात बताई गई है कि जो पे ऑफ फेज़ का फर्स्ट स्टेप है वो एनर्जी कंजर्विंग रिएक्शन है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि एनर्जी कंजर्विंग रिएक्शन या फिर एनर्जी कंजर्विंग स्टेप कौन सा है। तो पे ऑफ फेज़ का फर्स्ट स्टेप जो सा है वो एनर्जी कंजर्विंग स्टेप है। ये जो इसाइल फास्फेट ग्रुप है ये कार्बन 1 पे बनता है। 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट के कार्बन 1 पे इसाइल फास्फेट ग्रुप बनता है और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो जब इसाइल फास्फेट का बॉन्ड टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर फ्री एनर्जी जो सी ऑक्सीडेशन की वो स्टोर हो जाती है। तो इसका बस इतना ही है कि एनर्जी स्टोर करता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर है इसाइल फास्फेट हैव हाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस। मतलब ये है कि जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो ऑलमोस्ट -49.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट जो सा स्टेप है हमारे पास इसके अंदर एडीपी से एटीपी बनती है। तो स्टेप में जो सा फास्फोराइल है वो 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट से ट्रांसफ़र होता है।
तो जब उसमें से 1,3 बेस फास्फोग्लाइसरेट में से फास्फोराइल ग्रुप जब निकल जाएगा तो पीछे हमारे पास 3 फास्फोग्लाइसरेट बच जाएगा। और इस जो सा रिएक्शन को कैटालाइज कौन सी एंजाइम कर रही है, फास्फोग्लाइसरेट काइनेज। अब ये वाला रिएक्शन जो सा है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन्स कि ये एंजाइम जो सा है ये रिवर्स रिएक्शन के लिए मतलब फेमस है, इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये याद रखना है कि जो सा है फास्फोराइल का ट्रांसफ़र या फिर एडीपी से एटीपी का बनना ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा। और इस फास्फोराइलेशन को सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 1,3 बेस फास्फोग्लाइसरेट है, ये एज ए सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहा है। इस सबस्ट्रेट से हमारा फास्फोराइल ग्रुप निकल के एडीपी के साथ मिलके एटीपी बना रहा है, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन दिया गया है, इसमें रिएक्शन को इकट्ठा लिखा गया जिसमें हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, उसके साथ एडीपी और फास्फेट और एनएडी पॉजिटिव आते हैं। तो ये स्टेप 6 और 7 को कंबाइन करके उसके दोनों रिएक्शन थे ना, उनको कंबाइन करके राइट किया गया है। तो अब फिर हमारे पास बनता है फास्फोग्लाइसरेट और एडीपी से एटीपी बन जाती है और एनएडी पॉजिटिव से एनएडीएच आ जाता है हमारे पास, साथ में हमारे पास प्रोटॉन आता है। और जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव में आ रही है, -12.2 किलो जॉल पर मोल। फिर हमारे पास है कि ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर जो एटीपी हमारे पास बनती है उसके लिए जो फास्फोराइल ग्रुप है वो हमारे पास सबस्ट्रेट से आता है, तो इस वजह से हम इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ये रेस्पिरेशन लिंक्ड फास्फोराइलेशन से डिफरेंट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में हमारे पास जो एंजाइम है वो सॉल्युबल एंजाइम होती है, जबकि हमारे पास जो सा है रेस्पिरेशन लिंक्ड फास्फोराइलेशन होती है उसके अंदर जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होती है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम होती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसके बाद जो 8th स्टेप है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का, वो है कन्वर्जन ऑफ 3 फास्फोग्लाइसरेट टू 2 फास्फोग्लाइसरेट। तो इसके लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज है। अब इसके अंदर भी क्या है, स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमने आइसोमरेज एंजाइम यूज़ नहीं की। तो आइसोमरेज और म्यूटेज के अंदर डिफरेंस याद रखना है। म्यूटेज जो सा है ये कौन सा ग्रुप होगा वो एक ही कंपाउंड के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, मीन्स के जिस तरह यहाँ पे है कि जो सा हमारा फास्फोराइल ग्रुप है वो कार्बन 3 से कार्बन 2 पे शिफ्ट हो रहा है, तो विद इन द सेम कंपाउंड अगर हमने शिफ्टिंग करनी हो तो हम उसके लिए म्यूटेज यूज़ करेंगे। और इस रिएक्शन में भी हमें मैग्नीशियम चाहिए। नेक्स्ट 9th स्टेप है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फास्फोग्लाइसरेट टू फास्फोफिनोल पायरोवेट। अब डिहाइड्रेशन से जाहिर हो रहा है नाम से कि वाटर का रिमूवल होगा, तो इस रिएक्शन को कैटालाइज एंजाइम करेगी एनोलेज, और एनोलेज के भी अपनी वर्किंग के लिए क्या है, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, जिस तरह पीछे एंजाइम्स को थी। तो एनोलेज का लिखा हुआ कि एनोलेज प्रमोट रिवर्सिबल रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम 2 फास्फोग्लाइसरेट टू यील्ड 2 फास्फोफिनोल पायरोवेट। सिंपल यही कि जो 2 फास्फोग्लाइसरेट का मॉलिक्यूल है हमारे पास उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो वो फास्फोफिनोल पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ फास्फोराइल ग्रुप फ्रॉम फास्फोफिनोल पायरोवेट टू एडीपी। तो ये वाला प्रोसेस फिर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के अंदर ही आता है कि जिसके अंदर हमने एडीपी से एटीपी बनाना है, और इस बार हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो फास्फोफिनोल पायरोवेट है, उसमें से फास्फोराइल ग्रुप जो सा है वो एटीपी से एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए हमें एंजाइम चाहिए, वो है पायरोवेट काइनेज एंजाइम, और इस एंजाइम को अपनी वर्किंग के लिए पोटाशियम चाहिए होता है। इसके अलावा से मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज, ये दोनों रिक्वायर होते हैं। और ये पहले की तरह का सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें है कि इसमें अब जो एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो पायरोवेट मतलब आ रहा है। तो ये यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे भी हमें एटीपी मिलती है मतलब एंड पे। फिर है कि जो पायरोवेट हमारे पास बनता है ना इस लास्ट स्टेप में, वो हमारे पास जो सा है वो इनोल फॉर्म में होता है।
तो वो स्पॉन्टेनियसली मतलब फ़ौरन तो उसकी टॉटोमराइज़ेशन होती है और वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया भी गया है कि जो हमारे पास बनता है वो इनोल फॉर्म में होता है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली वो क्या है रिएक्शन के ज़रिए कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कीटो फॉर्म वाला जो पायरुवेट है यही सेल्स के अंदर पाया जाता है और यही आगे क्रेब्स साइकिल्स में सारे में जाता है। लास्ट में हमारे पास बैलेंस शीट है विच शोज़ अ नेट गेन ऑफ 2 एटीपी एंड 2 एनएडीएच पर ग्लूकोज। मतलब इसमें ओवरऑल रिएक्शन देके बताया गया है कि हमें कितने एंड पर हमें कितने एटीपी मिले, कितने एनएडीएच मिले, क्या-क्या हमें मतलब हुआ गेन हुआ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे उसने कहा है कि वही बात जो प्रिपरेटरी फेज़ में 2 एटीपी हमने यूज़ किए थे, उनको हमने टोटल एटीपी में से माइनस करके ये इक्वेशन बनाई है। वरना टोटल एटीपी हमारे पास वैसे देखा जाए तो 4 बन रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन नेट हमारे पास कितने 2 एटीपी आ रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 2 ही का हिसाब रखा है। तो है कि हमारे पास ग्लूकोज़ था 1 मॉलिक्यूल और 2 एनएडी के मॉलिक्यूल थे, 2 एडीपी थे और 2 फॉस्फेट थे, जिससे हमारे पास 2 पायरुवेट बने, 2 एनएडीएच बने और साथ में प्रोटॉन और फिर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल और वाटर, ये हमें गेन हुआ। तो ये वाला जो सा ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया।